हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। हम लोग भौतिक विज्ञान के 2023 के सेट 3 का सलूशन यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जिसमें देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। कहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो देखिए पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है, एक स्थिर आवेश द्वारा, एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, एक त्वरित आवेश द्वारा, अनावेशित कण द्वारा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। लेकिन पिछले सेट में ये पूछा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। यहाँ पे पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कहाँ से हो रही हैं, और अगले प्रश्न पत्र में पूछ रखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या हैं। तो मैं एक ही जगह पे इसको लिख लिया हूँ, आप लोग एक बार देख लो। देखिए बोला गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, तो ये हेडिंग कर लिया हमने, विद्युत चुंबकीय तरंगें। और उसके बाद देखिए लिखा है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का विक्षोभ उत्पन्न होता है तो यह क्षेत्र तरंग के रूप में प्रकाश के वेग से संचारित होता है। इस तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। वापस देखते हैं एक बार, यदि किसी बिंदु पर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का विक्षोभ उत्पन्न होता है ना, विद्युत या फिर चुंबकीय क्षेत्र का विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो यह क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र तरंग के रूप में प्रकाश के वेग से संचारित होता है। इस तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति करता है। अब देखिए इसमें लिख भी रखा था, वही क्वेश्चन में पूछ रखा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो एक त्वरित आवेश द्वारा होती है। किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन ख। देखिए इसमें बोल रखा है कि प्लांक नियतांक की बीमा समान है ना। प्लांक नियतांक की बीमा, नीचे दिया बल गुणे समय, यहाँ दिया बल गुणे दूरी, यहाँ बल गुणे चाल, और ये दे रखा बल गुणे दूरी गुणे समय। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, सही कैसे है ये देखते हैं। सबसे पहले तो प्लांक नियतांक की बीमा निकालते हैं, फिर इसकी बीमा निकालेंगे। अगर दोनों बीमा मैच हो गई तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए प्लांक नियतांक की बीमा निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर दे रखा है फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू होता है h न्यू। ठीक है, जब न्यू को इधर आप भेजोगे तो E अपन न्यू यहाँ आ जाएगा और h यहाँ रह जाएगा। तो h को अगर यहाँ छोड़ दो तो h इक्वल टू कितना आएगा, ये न्यू इसके नीचे आएगा तो E अपन न्यू आ जाएगा। E क्या है भाई? E ऊर्जा है। ऊर्जा की बीमा कितनी होती है? देखिए ml² और T⁻2 होती है। और न्यू की बीमा कितनी होती है? न्यू इक्वल टू T इनवर्स होता है, यानी T⁻1 होता है। ठीक है, अब हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ E एंड V इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब इस पहले समीकरण में E का और V का दोनों का मान रखते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाएगी कि H की बीमा कितनी है। देखिए यहाँ पर हमने रख दिया वैल्यू, ये रहा। देखिए H इक्वल टू E का मान यहाँ रख दिया ml² T⁻2, और न्यू की वैल्यू यहाँ पर T इनवर्स थी तो इसके नीचे हमने रख दिया, कितना रख दिया यहाँ पर T⁻1। ठीक है, ये वैल्यू हमने रख दी। अब देखिए T⁻1 ऊपर जाएगा तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो -2 से जब +1 हटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ -1 बचेगा। तो H की बीमा रहेगी हमारे पास m, ये m रहा, ये वाला l² यहाँ पर रहा, और T⁻2 था और नीचे से 1 गया तो +1 हो गया, तो ये कितना आएगा? T⁻1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन में हमें दे रखा था बल गुणे दूरी गुणे समय। तो यहाँ देखिए बल की बीमा होती है ml T⁻2, दूरी का होता है l, और समय का कितना होता है भाई? समय का होता है t। तो इन तीनों को चलिए मिलाते हैं। इन तीनों को जब मिलाएंगे तो ये तो यम रहा, ये l यहाँ पे है और l यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी एक घात, यहाँ पे भी एक घात, दोनों घात जुड़ गए तो कितना है? l²। और टी पे देखिए यहाँ -2 है, यहाँ पे +1 है, तो -2 में से अगर एक निकल गया तो कितना आया? -1। अब देखिए यहाँ पे ml² T⁻1 और यहाँ भी ml² T⁻1 है ना, तो दोनों जगहों पे ये बीमा देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बीमाएं क्या है? समान है। अतः यह स्पष्ट है कि ऑप्शन चौथा जो है ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है ग पढ़िए आप लोग। देखिए ग में दे रखा है कि एक समान विद्युत वाहक बल E बराबर E2
तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की दो आदर्श बैटरी समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना। इसमें देखिए बोला है समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R का विकल्प होगा। पहला दिया एक तुल्य विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2 तथा R जो है वो R1 माइनस R2 के बराबर होगा। दूसरा दे रखा है कि तुल्य विद्युत वाहक बल जो E है वो E1 E2 के योग के तथा R जो है वो R1 R2 के योग के बराबर होगा। तीसरा दे रखा है कि तुल्य विद्युत वाहक बल जो है वो E बराबर होगा E1 के और बराबर होगा E2 के, लेकिन R जो है ये लेस देन होगा R1 और इसका भी रेजिस्टेंस लेस देन R2 होगा, कुल रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या दे रखा है यहाँ नीचे कि तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर E1 E2 परंतु R जो है वो ग्रेटर देन होगा R1 और R जो है वो ग्रेटर देन होगा R2 से। तो ऑप्शन 3 सही है इसका। ठीक है, कि तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर होगा E1 के बराबर E2 के, लेकिन R R1 से छोटा होगा और ये R R2 से छोटा होगा। कैसे होगा ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए हमने एक श्रेणी क्रम में दो सेलों को जोड़ लिया। ये दो सेल है। पहला सेल जो है इसका विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है ना। पहले सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R1 है और दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R2 है। तो जब समांतर क्रम में जुड़े बैटरी का विद्युत वाहक बल लेते हैं तो विद्युत वाहक बल जो E आता है वो बराबर होता है E1 और E2 के, इन दोनों के इक्वल हो जाता है। और प्रतिरोध, आप एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। तो उन्हीं सूत्र का उपयोग करिए, 1/R, यहाँ पे देखिए क्या आएगा 1/R1 और इसका R2 का क्या आएगा 1/R2 है ना। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा R1 R2 और इसका आएगा 1/R। तो यहाँ पे देखिए R1 R2 का जब एलसीएम ले लिए तो R1 से भाग करेंगे तो R2 बचेगा यहाँ। अब R2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा R2 और R2 से भाग करेंगे तो R2 कट जाएगा तो R1 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा R1। हमने आगे पीछे लिख दिया है, प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए तो रिजल्टेंट जो R है इसको पलटना पड़ेगा, 1/R है। आप पलटिए तो R ऊपर चला जाएगा, एक नीचे है ना, तो 1/R। तो ये वाला भी जो हर है वो ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आएगा। इससे कंफर्म हो रहा है कि जो R है ये क्या होगा, ग्रेटर होगा कि लेस होगा। R जो है वो सदैव लेस देन R1 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि जब शुद्ध अर्धचालक में अपमिश्रित किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ऑप्शन में इसमें क्या क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि शून्य हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ जाता है, ये सही है। घट जाता है, ऐसा नहीं है। वहीं रहता है, ये भी नहीं है। ठीक है, दूसरा है बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ता किस प्रकार से है ये समझते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें लिख रखा है अर्धचालकों के संदर्भ में थोड़ी सी बातें यहाँ पर देखते हैं। लिखा है हमने कि अर्धचालक, तो जब अर्धचालक से 5 संयोजी वाले अशुद्धि को मिलाया जाता है तो n टाइप का अर्धचालक बनता है। ठीक है, और इसकी चालकता बढ़ जाती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन अब इसका वाहन करने लग जाता है। दूसरा देखिए कि जब अर्धचालक में 3 संयोजी अशुद्धि को जोड़ा जाता है तो p टाइप का अर्धचालक बनता है और इस अर्धचालक में कोटर बढ़ जाते हैं जो कोटर आवेश का वाहन करना शुरू करते हैं। तो दोनों ही केस में अर्धचालक में चाहे आप 5 संयोजी अशुद्धि मिलाइए चाहे 3 संयोजी, या तो वो n टाइप अर्धचालक बने या तो p टाइप अर्धचालक बने, दोनों कंडीशन में चालकता उसकी बढ़ जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला ये क्वेश्चन तो छोड़ देना है अंक का क्योंकि स्टार मार्क्स कर रखा है। च पे आते हैं कि सही तथ्य क्या है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, एमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, परंतु इसको
धारा मापी के प्रतिरोध से अधिक होना चाहिए। तो ये सही है दूसरा ऑप्शन कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं खंड ब के सवालों की तरफ। खंड ब देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब इसका आयनन विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका आयनन विभव ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन, इसमें दे रखा है ऊर्जा, सवाल में पहले ही दे रखा था ऊर्जा कितनी है इसकी 54.4 है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी आ गई इसकी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनन विभव भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है कैपिटल ई यानी विद्युत क्षेत्र बटे ई यानी इलेक्ट्रॉन, है ना। विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं, कैपिटल ई मतलब ऊर्जा, एनर्जी अपन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एनर्जी कितनी है अपने पास 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमने यहाँ रख दिया 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और उसके बाद देखिए इसके नीचे क्या है ई, तो इसके नीचे ई बचा रहा। अब ई से ई कट गया तो बचा कितना 54.4 वोल्ट, तो ये 54.4 वोल्ट आयनन विभव आ गया। बहुत आसान सा सवाल था, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को। दे रखा है कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है ना। लेंस कैसा है देखिए, अवतल लेंस, और प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है 30 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है इसका फोकस दूरी। या तो देखिए लेंस मेकर सूत्र से निकल जाएगा। सबसे पहले देखिए जो डेटा दिया है उसको लिखते हैं, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, जो क्वेश्चन में दिया था। अपवर्तनांक n का मान 1.5 है, ये भी सवाल में दिया था। तो देखिए हमने एक अवतल लेंस बनाया है, ठीक है। इस अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या इधर भी और इधर भी। इधर की वक्रता त्रिज्या को मान लीजिए हमने R1 मान लीजिए, और इधर की वक्रता त्रिज्या R2 मान लिया। यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है 30, तो इधर वाला भी 30 आएगा। तो चूंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से इधर है इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे -30, और ये इस तरफ है ऑप्टिकल सेंटर के, तो इसको क्या लेंगे पॉजिटिव। तो ये आपका +30 है, ये -30 है। R1 का मान -30 और R2 का मान +30 है। अब देखिए लेंस मेकर सूत्र से 1/f बराबर होता है n-1, 1/R1 - 1/R2, ठीक है। अब 1/f बराबर अपवर्तनांक n का मान दे रखा है 1.5, तो आप यहाँ पर रखेंगे 1.5, और ये हो गया -1, और 1/R1 का मान कितना दिया -30, तो 1/-30 और -1/R2 का मान कितना दिया 30, तो ये हो गया -30, ठीक है। अब देखिए 1.5 में से 1 निकालेंगे तो 0.5 बच जाएगा यहाँ, और माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस में क्या होता है जुड़ जाता है। हर दोनों का समान है तो हर 30 हो जाएगा, और 1 और 1 कितना आएगा -2, ठीक है। -1 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब देखिए 2 से 5 में गुणा कर दीजिए, 2 × 5 = 10, और एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो ये आएगा 1.0। अब बटे नीचे कितना था 30, तो ये 30 आ गया। अब क्या है, अब तेरी गुणा कर दीजिए, f का गुणा 1 में कर दीजिए तो f, 30 का गुणा 1 में कर दीजिए तो 30। तो नेगेटिव साइन जो है वो f की साइड से जब इस तरफ पलटेंगे तो ये 30 माइनस में आ जाएगा, और ये बनेगा फोकस दूरी f = -30 सेंटीमीटर। ठीक, आसान से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बोला है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है। अच्छा, द्रव्यमान संख्या आप सभी लोग जानते हो, है ना, लेकिन जब लिखने का टाइम आता है तो हम सब लोग सोचने लगते हैं कि लिखे क्या है, तो अभी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए लिखा है कि परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है ना। तो दो चीजों को हमें डिफाइन करना है, एक तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या और दूसरा परमाणु क्रमांक। इन दोनों को हम अलग अलग डिफाइन कर दें, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आराम से बन जाएगा। देखिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 सेकंड देखिए, यहाँ पे दे रखा है द्रव्यमान संख्या के संदर्भ में, पेज थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा।
देखिए द्रव्यमान संख्या क्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए द्रव्यमान संख्या ए बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये तो अपने पास आ गया द्रव्यमान संख्या। आगे बढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक भी इसी में है तो उसको भी डिफाइन कर लेते हैं साथ साथ। देखिए इसमें परमाणु क्रमांक में लिखा है कि किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। परमाणु क्रमांक को कैसे, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या को ए से, और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसमें केवल प्रोटॉनों की संख्या को कंसीडर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण लिखिए। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, फिर उससे संबंधित एक समीकरण लिख लेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, हो जाएगा। केवल समीकरण लिख लें तब भी हो जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं क्योंकि कई बार आ जाता है कि परिभाषा सहित लिखिए। तो देखिए आपके सामने ये लिख रखा है कि जब दो या दो या अधिक हल्के नाभिक अत्यंत उच्च ताप एवं दाब पर संयुक्त होकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, यानी नाभिक संयुक्त होकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब इसका देखिए इक्वेशन 1H2 1H2 तो जुड़ के आया 1H3 1H1 और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी बनी। तो इसमें 2 ड्यूट्रियम जो है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम 3 होते हैं। तो ये ड्यूटेरियम जो 2 हैं इनके 2 अणु जुटेंगे, एक ट्राइटियम बनाएंगे, एक हाइड्रोजन एटम, एक प्रोटियम बनाएंगे और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुए हैं, जुड़ के इसको बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंग वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आसान है और अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको आप लोग दिमाग पे रखिए, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस को। देखिए इसमें लिखा है कि 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए विभवांतर कितना दिया, 2 वोल्ट, और आवेश कितना दिया है, 10 माइक्रोफैरड। हमें निकालना क्या है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए वही लिख रखा है यहाँ पर कि कैपेसिटेंस जो है संधारित्र, उसकी धारिता दे रखा है 10 माइक्रोफैरड, वोल्ट उसका विभव दे रखा है 2 वोल्ट, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV²। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1/2। C का मान है 10 माइक्रोफैरड, तो हमने लिख दिया 10 माइक्रोफैरड, और ये देखिए V कितना है 2, तो हमने लिख दिया 2 का वर्ग। अब देखिए 1/2 हो जाएगा ये, और 10 माइक्रोफैरड है तो 10 गुणे 10 की घात -6 आ जाएगा, ये 10 रहेगा। ये माइक्रो शब्द जो होता है इसका मतलब होता है 10 की घात -6। अब V का 2 था, 2 दूनी कितना आएगा 4। अब देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, और 2 का 10 में गुणा करो तो 10 दूनी 20 और 10 की घात -6 आ जाएगा। अब देखिए 1 अंक इधर आएगा तो ये बन जाएगा केवल 2.0, और यहाँ पर जब 1 अंक आए तो इधर +1 हुआ, तो -6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -5। तो 2 गुणे 10 की घात -5 जो लिए बन जाएगा आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलम तथा वोल्ट मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। कौन कौन, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। अब भौतिक राशि का नाम भी बताना है कि वो कौन सी भौतिक राशि है। पहले दे रखा है न्यूटन कूलम, दूसरा दे रखा है वोल्ट मीटर। तो दोनों को लिखते हैं एक साथ। पहले देखिए न्यूटन कूलम और वोल्ट मीटर। यहाँ देखिए हमने लिख दिया न्यूटन प्रति कूलम, प्रति का मतलब होता है बटे, तो ये आ गया न्यूटन बटे कूलम। न्यूटन का बीमा रखेंगे ml/2 और कूलम का बीमा रखेंगे AT, है ना। अब देखिए ये T ऊपर जाएगा तो ये +1 है, ये ऊपर जाके -1 आ जाएगा।
और जो ए है ये भी ऊपर जाएगा तो -1। तो देखिए टी पे ऑलरेडी -2 है और एक नीचे से जा रहा है तो -3 बन जाएगा। तो ये बनेगा ml टी पे -3 और ए इनवर्स। ठीक, इसी तरीके से वोल्ट मीटर का देख रहे हैं। ये है वोल्ट अपॉन मीटर। वोल्ट का होता है ml² और टी पे -3 और ए पे -1। अब देखिए ये यल ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो दो में से एक यल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका ml और टी पे -q और ए इनवर्स। ये दोनों देखिए समान आ गया ना, यानी ये दोनों बीमाएं समान होंगी। तो जिस भी राशि की ये दोनों बीमाएं आ जाएंगी वही भौतिक राशि होगा, है ना। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसे E से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी बीमा होती है ml टी पे -3 और ए पे -2। तो ये कंफर्म हो जा रहा है कि ये दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक थे और वो भौतिक राशि क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे E से व्यक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण को गति करने में उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। तो देखिए पहले पॉइंट पे विभव 200 है, दूसरे पे है 250, तो 200 से 250 तक ले जाना है। तो गतिज ऊर्जा में कितने की कमी हो रही है, 10 जूल की कमी हो रही है। तो उस कण पर आवेश हमें निकालना है। ठीक है, देखिए हमने बना दिया इस तरीके से एक छोटा सा चित्र जिसमें हमने एक पॉइंट कंसिडर कर दिया ए, जहाँ पे विभव 200 वोल्ट है, और दूसरा पॉइंट बी है जहाँ पे विभव 250 वोल्ट है। तो एक कण को ए से बी की तरफ ले जाया जा रहा है। कण आवेशित है, कितना आवेशित है यही हमको निकालना है। देखिए इसमें लिखा है आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में अंतर यानी डेल्टा V का मान दिया है हमको 10 जूल। तो एक फॉर्मूला होता है कि डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू। ठीक, अब देखिए कितने जूल में अंतर आया था, इसमें गतिज ऊर्जा में कितना अंतर आया था, 10 जूल। तो यहाँ पर रख दीजिए। अब विभव में कितना अंतर है, 200 से 250 जा रहा है, तो 250 से 200 घटाइए, कितना आ जाएगा 50। तो ये 50 आ गया। अगुड़े क्यू हमको निकालना है। अब अगर 50 को इधर भेजे तो 10/50 बनेगा और इधर क्यू रहेगा। तो क्यू को हमने इधर रख लिया और यहाँ पर 10/50 को इस तरफ रख लिया। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया। 1/5 का मान कितना होता है, 0.2। तो 0.2 कूलम यहाँ पे आंसर बन गया। यानी कण पे आवेश कितना है भाई, कण पे आवेश Q का मान है 0.2 कूलम। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की 2 कमियों को लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां है ना, इनकी कमी क्या है ये हमको बताना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए यहाँ पर अब दिख गया होगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए पहली कमी लिख रखी है कि परमाणु के स्थायित्व की स्पष्ट व्याख्या करने में असफल रहा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की पहली कमी यह है कि ये परमाणु के स्थायित्व की स्पष्ट व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, उसके बाद दूसरी 2 ही कमी पूछा है। दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा है कि यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असक्षम रहा। तो रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या करने में असक्षम रहा और परमाणु के स्थायित्व के मामले में भी असक्षम रहा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है कार्यफलन की परिभाषा दीजिए तथा उसका मात्रक लिखिए। देखिए एक मिनट, यहाँ पे आ गया कार्यफलन की परिभाषा दीजिए तथा उसका मात्रक दीजिए। तीसरे का घ है, तो ये भी समझ लेते हैं। देखिए भाई कार्यफलन क्या होता है, इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख रखी है और मात्रक भी लिख देंगे अभी साथ साथ। एक सेकेंड, अब शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पेज मोड़ लेता हूँ तो दिख जाएगा। देखिए कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। कितना होता है भाई, W = H μ0 है ना, इसके इक्वल होता है। इसको पढ़ लीजिएगा, बार बार इसमें पूछ लेता है। कार्यफलन और देहली आवृत्ति, निरोधी विभव, ये 3-4 बातें हैं जो बार बार पूछता है इस टॉपिक से। कार्यफलन है, एक निरोधी विभव है, एक देहली आवृत्ति है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ ये कार्यफलन तो हम लोग देख ही चुके हैं।
एक बार वापस देख लेते हैं। वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाती है। W = hν होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है चौथे का कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव के अपवर्तनांक का वायु में प्रकाश चाल तथा द्रव में प्रकाश चाल से संबंधित व्यंजक लिखिए और द्रव में स्थित किसी वस्तु की आभासी गहराई का सूत्र का निगमन कीजिए। तो जो ये पहला शब्द बोला है कि चाल का व्यंजक लिखना है, कब? वायु के सापेक्ष किसी द्रव के अपवर्तनांक का और वायु में प्रकाश की चाल का और द्रव में प्रकाश की चाल से संबंधित व्यंजक लिखना है। ठीक है, तो ये व्यंजक लिखते हैं, उसके आगे फिर आभासी गहराई के सूत्र का निगमन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको, ठीक से करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इसमें स्पष्ट कर दिया है, यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक n है तथा वायु में प्रकाश की चाल c है तथा द्रव में प्रकाश की चाल v है, तब व्यंजक v = होता है c/n। ठीक है, अब आगे देखिए, द्रव में स्थित किसी वस्तु की आभासी गहराई का सूत्र का निगमन कीजिए। तो यहाँ पे व्यंजक जो प्राप्त करना था ना, वो हो गया, v = c/n हो गया। अब अगला था हमारे पास कि आभासी गहराई के सूत्र का निगमन कीजिए। तो देखिए हमने बनाया एक जार, इसमें एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, अब देखिए ये चित्र आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। एक चित्र बना रखा हमने, ये एक कंटेनर है, यहाँ से यहाँ तक जो कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में इसकी एक्चुअल में डेप्थनेस इतनी है। ठीक है, कितना है? लगभग ये कैपिटल H जो है इसकी एक्चुअल डेप्थनेस है, वास्तविक गहराई है। और जब आंख से हम देखते हैं तो यहाँ पर जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, तो इसकी वजह से ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो हमें जो गहराई दिखाई देगी वो केवल H दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल गहराई कितनी होगी? कैपिटल H होगी। और हमें दिखाई कितनी देगी? स्मॉल h होगी, दिखाई दे रही है ना। तो इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, आभासी गहराई के सूत्र का निगमन करना है। देखिए इसमें हेडिंग है हमारा कि द्रव में स्थित किसी वस्तु की आभासी गहराई के सूत्र का निगमन कीजिए। तो देखिए आभासी गहराई बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे माध्यम का अपवर्तनांक। अब आभासी गहराई हमने चित्र के हिसाब से कितना माना है? स्मॉल h, तो हमने रख लिया स्मॉल h इक्वल टू वास्तविक गहराई कितनी मान रखी है आपने? कैपिटल H, तो आप इसकी जगह रख दो कैपिटल H बटे माध्यम का अपवर्तनांक। इस जो जल है, इस जल के माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? इसका अपवर्तनांक n मान रखा है हमने, है ना। तो अपवर्तनांक हमने रख दिया n। अब देखिए इसको आप देखो तो अपवर्तनांक h यहाँ चला जाएगा, h यहाँ ये आ जाएगा। खैर इसको नहीं निकालोगे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि इसकी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। आगे देखते हैं। देखिए बिंदुवत वस्तु O से स्थिति में विस्थापन। अब एक चीज बहुत अच्छे से समझना है कि यहाँ से स्थिति में विस्थापन, जब वस्तु O पे थी, O से इसकी स्थिति में विस्थापन यहाँ हो जा रहा है, तो वस्तु यहाँ की जगह यहाँ दिखाई दे रही है, मतलब इसकी स्थिति में विस्थापन हो रहा है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ये दूरी यक्स है। तो देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक यक्स है। अगर ऐसे समझे तो C से लेके O तक की पूरी दूरी कितनी है? कैपिटल H। और C से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? स्मॉल h। तो इसके नीचे यानी इस पॉइंट से O के बीच की दूरी कितनी आएगी? खुद ही सोच के बताइए। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? h, और यहाँ से यहाँ तक है स्मॉल h। ठीक है, तो केवल इतना अगर हम x माने, x मान ले, मान लीजिए विस्थापन कितना मान लेते हैं? x। तो कितना होगा ये x का मान? अगर ये पूरे बड़े वाले h से छोटे वाले h को घटा दे तो x निकल जाएगा कि नहीं? आराम से निकल जाएगा। तो वही देखिए लिखा हुआ है कि बिंदुवत स्थिति O की स्थिति में विस्थापन x बराबर होगा कैपिटल H माइनस H। ठीक है, अब समीकरण 1 से h का मान रख दीजिए। तो h बराबर होता है कैपिटल H अपॉन n। तो x इक्वल टू, ये कैपिटल H था तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h का मान रखिए। यहाँ पे कितना आएगा स्मॉल h का मान? कैपिटल H अपॉन n। तो हमने यहाँ पर रख दिया कैपिटल H अपॉन n। अब H कॉमन ले लिए तो कितना है? 1 माइनस 1 अपॉन n। तो x इक्वल टू h ब्रैकेट में 1, सॉरी देखिए
x इक्वल टू एच ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n। ठीक, ये फॉर्मूला बन गया वास्तविक गहराई के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है। अगला दे रखा है प्रकाश विद्युत पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करिए जिसके लिए स्तब्ध विभव 2.5 वोल्ट है। तो स्तब्ध विभव का मान दे रखा है 2.5 वोल्ट, कार्यफलन दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तरंगदैर्घ्य निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में निकाल रखा है यहाँ पे कार्यफलन W बराबर दिया था 4 वोल्ट, और देखिए स्तब्ध विभव V बराबर दिया था 2.5 वोल्ट। ठीक है, इसे K से रिप्रेजेंट कर दीजिए क्योंकि V K मैक्स इक्वल टू V0 के इक्वल ही होता है। अब देखिए फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है कार्यफलन गुणे कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू हो जाएगा कार्यफलन W प्लस गतिज ऊर्जा को हम लिखते हैं K मैक्स, है ना। अब E इक्वल टू होता है H न्यू, और न्यू की जगह हम लिख सकते हैं C अपॉन लेमडा। तो H C अपॉन लेमडा हो गया E की वैल्यू, और W का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 4, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दिया, और इसका दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट K मैक्स का, तो यहाँ पर रख दिया। अब देखिए 4 और 2.5 कितना होगा, 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा जोड़ के। अरे 2.5 और 4 को जोड़ेंगे तो 6.5 बनेगा, तो 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये आया 1/λ, और HC को अगर भेजो इधर तो HC आ जाएगा नीचे। फिर इसको पलट दो तो लैम्डा चला जाएगा ऊपर और HC भी आ जाएगा ऊपर, और अपॉन 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए जो H और C है ना, H का मान आप जानते हैं प्लैंक नियतांक का होता है 6.6 × 10 के घात -34, और प्रकाश की चाल होती है आपकी 3 × 10 के घात 8। लेकिन हमें क्या करना है ना कि उसमें न रख के हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी है। तो देखिए H और C को जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। और नीचे कितना है हमारे पास 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, ये बचा कितना 1240। अब 1 दशमलव हटा दें अगर इसका तो ऊपर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, है ना। तो फिर हम भाग दें अगर 5 से, तो 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, अब 5 बटे 40, है ना। 5 बटे 40 पूरा 40 कट गया था 8 बार में, आज दशमलव हटाने की वजह से 1 जीरो यहाँ पे आ गया, तो आ गया 2480 बटे, इसको भी 5 से काटिए 13 बार, तो ये 13 हो गया, दशमलव हट गया इसलिए यहाँ पे जीरो आ गया। अब देखिए नैनोमीटर है, यान का मतलब होता है 10 के घात -9। ठीक, अब 3 से भाग कर दीजिए 13 से, तो ये आएगा आपका 190.7 × 10 के घात -9। और जब दशमलव को 2 अंक इधर ले जाते हैं तो कितना आ जाता है 1.9 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन आपका हो गया, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या दे रखा है। अगला दे रखा है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए। ये पिछले चैप्टर में भी कराया था, पिछले सेट के अंदर, कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसके केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। तो कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बस देखिए यहाँ पर करा रखा है आप लोगों को, हमने हेडिंग कर लिया कि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये निकालना है हमको। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि माना स्मॉल r त्रिज्या के एक वृत्ताकार चालक कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाती है। माना वृत्ताकार धारावाही कुंडली छोटे छोटे अल्पांशों dl से मिलकर बना है। तो देखिए ये एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, ये छोटे छोटे अल्पांश से dl से मिलकर बना है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी है r है, और इसका केंद्र पे जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है अल्पांश लंबाई की वजह से वो कितना बन रहा है dB बन रहा है, ठीक। तो इसी के विषय में हम लोगों को कैलकुलेट करके निकालना है। ये तो अल्पांश लंबाई की वजह से बना, अब पूरे कुंडली की वजह से केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा यही निकालना है। तो देखिए धारावाही कुंडली के अल्पांश के कारण केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट के नियम से इस केंद्र पर इस अल्पांश लंबाई की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है dv इक्वल टू होगा μ0/4 आइडियल साइन थीटा/r²। ठीक है, अब थीटा का मान इसमें कितना दे रखा है, 90 अंश दे रखा है, तो dv इक्वल टू μ0/4 और ये आइडियल है तो आइडियल, और ये r² है तो r², और थीटा की जगह आप रख दो 90, तो ये बन गया साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है तो ये पूरा 1 हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू सेम टू सेम यहाँ आ जाएगी। तो dv इक्वल टू आ गया μ0/4 आइडियल/r²। ये केवल एक dl की वजह से है, तो अगर पूरे को देखें हम तो ये छोटे 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 अनेक इसमें dl बनेंगे, है ना, और सभी dl की वजह से यहाँ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र dv बनेगा। तो उन सभी की वजह से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र dv जो b हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र लिख लिए जो कि हमें निकालना था। उसके लिए हम इंटीग्रेट कर दिए इसको, ठीक है, अल्पांश लंबाई वाले को, तो b इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv का मान यही है μ0/4 आइडियल r², तो वही रख दीजिए μ0/4 इंटू आइडियल/r²। अब देखिए जो भी चीजें नियत है, फिक्स है, उनको बाहर निकाल दीजिए। तो b इक्वल टू μ0/4 बाहर आ गया, r² भी बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, dl। अब देखिए जो dl है, ये dl पूरा जोड़ते जोड़ते ऐसे आए, और इन सब में भी dl है ना, इन सबको इस तरीके से जोड़ें। ये जो dl है, छोटे छोटे dl हैं ढेर सारे, सबको जोड़ देंगे अगर, तो ये पूरा वृत्त नहीं मिल जाएगा हम लोगों को। dl को जोड़ के क्या मिलेगा, पूरा वृत्त। अब पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो इसीलिए dl की जगह पर हमने देखिए रख लिया 2πr। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कट गया, r से r का वर्ग कट गया, अब 2 से ये 4 कट गया 2 बार, तो b इक्वल टू कितना है, μ0I/2r टेस्ला, इतना आ रहा है। ठीक है, तो b इक्वल टू μ0I/2r टेस्ला आ गया। ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। अब देखिए अगला बोला है कि प्रिज्म कोण 60 अंश वाले प्रिज्म में प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश प्राप्त होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n निकालना है हमें एक का प्रिज्म कोण a का मान 60 दिया है और न्यूनतम विचलन कोण डेल m का मान 30 दिया है। तो देखिए इसको भी सॉल्व करके रखा गया है। आसान सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान है, 3 मार्क्स का पूछा गया। देखिए एक मिनट, हाँ देखिए प्रिज्म कोण ए बराबर दे रखा था 60 अंश, ठीक है, तथा डेल एम का मान दे रखा था 30 अंश। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n पूछा था, n बराबर होता है साइन a प्लस डेल एम अपॉन 2 और अपॉन साइन a/2, है ना। तो देखिए इक्वल टू हो जाएगा साइन a का मान यहाँ से रख लीजिए 60 है तो 60 आ जाएगा, और डेल एम का 30 है तो 30 आ जाएगा, और इसके बटे आ जाएगा 2, और फिर आया साइन a का मान यहाँ 60 दिया है तो 60 रख लेंगे 60/2। तो इसको देखिए जोड़ते हैं, 60 और 30 कितना आएगा 90/2, और ये 60 2 से 60 को काट दीजिए तो ये आ जाएगा 30। अब फिर देखिए 2 से 90 को काटिए तो कितना आएगा साइन 45, और यहाँ पर नीचे कितना है साइन 30। साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, है ना। जब इसको पलटेंगे तो ये तो 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, जब पलटेंगे तो 2/1 आएगा, और 2 को हम लिख सकते हैं कर्णिम 2 गुणे कर्णिम 2, है ना। तो कर्णिम 2 से कर्णिम 2 कट जाएगा, एक कर्णिम 2 आपके पास बचेगा। तो अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा √2, या इसको अगर हम फ्रैक्शन में देखें, सॉरी दशमलव में, तो इसका मान होता है 1.414, ठीक है। तो इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है अंगद। अच्छा ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। इसके जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 के अंदर बाकी सब सवालों का सलूशन मिल जाएगा, और पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। मुश्किल से मान के चलिए आप लोग कि 10-15 घंटे के अंदर आप लोगों को पार्ट 2 भी देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका भी मुझे बेनिफिट मिले कुछ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।